हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर स्टार्ट किया था। आज मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आई हूँ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर का। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और प्रोनाउन में हमने स्पेशल कौन सा केस डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव वाला केस डिस्कस किया था। ठीक है, कि जब भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या होती है, उसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है, यूज़ किस किस तरह से होते हैं, और उसका फर्स्ट कंसेप्ट जो जैसे हम फर्स्ट रूल बोल सकते हैं, तो हमने वो फर्स्ट रूल या फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हमारा जिस तरह का हमारा नाउन होगा, ठीक है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, वैसा ही हमारा आगे वाला जो प्रोनाउन है वो होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। बस हमने ये पहचानना होता है सबसे पहले कि वहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, किस चीज़ को सब्जेक्ट मान के बात की कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, कुछ एग्जांपल्स भी की थी हमने। ठीक है, तो आज हम इसका कंसेप्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा कंसेप्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कंसेप्ट 2 जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि जब भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है, ये जो कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल है ना, ये कुछ वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ऑल वर्ब्स। ठीक है, सभी वर्ब्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ कुछ वर्ब्स हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल है। वो वर्ब्स से मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे वर्ब्स के लिए या कौन कौन से वर्ब्स के लिए ये इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को। ठीक है, बट जो हमने लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो सभी के लिए, हर एक टाइप के सेंटेंसेस के लिए वो हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट 2 है ये किसके लिए है? ओनली फॉर सम वर्ब्स। ओके, तो ये कंसेप्ट 2 जो है इसके हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, कंसेप्ट 2 की हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो ही हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज़ होगा, या फिर जो भी हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वहाँ पे उसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन क्या है? जो हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। एक्टिव पैसिव हमने एक्टिव पैसिव वॉइस होती है ना जो, ठीक है, तो उनमें से जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस की फॉर्म में होना चाहिए, पैसिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेबल किसके लिए होता है? वो वर्ब के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी नॉर्मली हमारे पास सेंटेंसेस के रूल होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, अगर उनमें से किसी में होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है, तो वो एक्टिव फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में कैसे पहचान सकते हैं? पैसिव फॉर्म में हमारे पास वर्ब तो होगा, ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? हमेशा पैसिव में हमारी वर्ब की जो V3 फॉर्म है वो हमें मिलेगी। ठीक है, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी। ठीक है, जैसे डू की है, डिड, डन। ठीक है, तो डन जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म वो हमें मिलेगी। अगर हम गो की बात करें तो गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो गोन है हमारे पास थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज़ हुई मिलेगी? गोन यूज़ हुई मिलेगी। ठीक है, इस तरह से जितने भी हमारे वर्ब्स हैं उनकी हमारी थर्ड फॉर्म हमारे सेंटेंस में मिलेगी जब हमारा सेंटेंस पैसिव में होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ साथ जो हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई होगी उसके पीछे हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? उसके पीछे एक्स्ट्रा में वर्ब मिल सकता है। वर्ब कौन सा? जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलें। ठीक है, इज हो गया, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, ये वर्ड हमें यूज हुए मिल सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ कोई मॉडल हो सकता है। ठीक है, मॉडल होते हैं जो कैन, कुड वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मॉडल हो सकता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये पहचानना बता रही हूँ कि आपने पहचानना कैसे। ठीक है, जब एक्टिव पैसिव में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको सारा सब बताऊँगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव के बारे में डिटेल में बताऊँगी, इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी बस हम इसकी पहचान पढ़ रहे हैं कि अगर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं पे यूज़ करना है तो उसके लिए हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। और एक्टिव वॉइस में कैसे होना चाहिए कि हमारे जो नॉर्मल सेंटेंस रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल जो टेंसेस के रूल हैं वो फॉलो होने चाहिए। और ये जो मैं इधर बता रही हूँ ये पैसिव में है, तो ये वाला हमारे पास नहीं होना चाहिए। ऐसा वाला होगा तो वो हमारा पैसिव में होगा, एक्टिव में नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बता दें मैंने आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ होगा, ठीक है। और वहाँ पे वर्ब अगर नहीं होगा तो वर्ब की जगह पे हमें मॉडल भी यूज़ हुआ मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देयर मस्ट बी नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, ठीक है। जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है, मैं अगेन बोल रही हूँ कि ये कुछ वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सभी वर्ब्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, कुछ वर्ब्स के लिए ये एप्लीकेबल है, अदर्स के लिए नहीं है, ओके। तो इसमें जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे, जो भी हम सेंटेंस में वर्ब यूज़ करेंगे, उस वर्ब की फॉर्म क्या है, ठीक है, चाहे वो मेन वर्ब होगा, चाहे वो हमारा कोई भी वर्ब होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, उसके आगे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, आपने मेरे साथ अगर सारी क्लासेस मेरी पढ़ी हुई होंगी, मेरे साथ बने हुए होंगे सेशन में हर एक में, तो आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर फिर भी आपको भूल गया है तो आप पिछली क्लासेस अगेन रिपीट में देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रपोजिशन मस्ट बी फिक्स, ठीक है। इनके साथ कुछ फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा वर्ब होगा, वर्ब के आगे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे हमारा क्या होगा, उसके आगे हमारा प्रपोजिशन यूज़ हुई मिल सकती है हमें, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ हो सकता है, वर्ब, फिर उसके आगे रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी, और फिर उसके आगे हमारी प्रपोजिशन, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हमारी फॉलो होंगी तभी हमारा हम बोलेंगे कि हमने जो सेंटेंस लिखा है उसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया उसका यूज़ बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देख के मैं बताऊं कि किस तरह से ये हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हैं मैं लिखूं ही लाइक्स मी, ठीक है। अगर मैं ये सिंपल सेंटेंस लिखूं ही लाइक्स मी, तो यहाँ पे क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, लाइक क्या है हमारा, लाइक क्या होता है, किसी को पसंद करना, ठीक है। तो लाइक्स क्या हो गया, यहाँ पे लाइक्स हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। लाइक्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। उसके बाद ये जो वर्ब है इसके आगे क्या यूज़ हुआ है, इसके आगे मी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी क्या यहाँ पे, रिसीवर है, कि वो किसको पसंद करता है, मुझे पसंद करता है, तो रिसीवर कौन है, मैं हूँ रिसीवर, ठीक है। तो मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ अगर मैं एक और सेंटेंस लिख दूँ, एक मिनट, अगर मैं लिखूं ही लाइक्स, या फिर लाइक्ड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ही लाइक्स माई सेल्फ फॉर माई बिहेवियर, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लाइक्स हिमसेल्फ फॉर हिज परफॉर्मेंस इन क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में जो उसने परफॉर्मेंस दी थी उसके अकॉर्डिंग वो खुद को लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम लाइक्स की बात, अगर हम ही की बात करें, ठीक है, ही से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ही की बात करें तो ही हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, हमारे प्रोनाउन को बिलोंग करता है। उसके बाद लाइक्स है, लाइक्स क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद हिमसेल्फ यूज़ हुआ, तो हिमसेल्फ क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद फॉर यूज़ हुआ, तो फॉर क्या है, हमारी प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रपोजिशन के आगे हमारा हिज यूज़ हुआ, तो हिज किसके लिए यूज़ हुआ है, ही के लिए यूज़ हुआ है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे हिज क्या है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस क्या है हमारा,
परफॉर्मेंस क्या होता है? जो भी हम परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। फिर उसके आगे इन क्या है हमारा? इन प्रपोजिशन है, ठीक है। इन क्या है? प्रपोजिशन है। और क्रिकेट क्या है हमारा? ये अगेन हमारा नाउन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने की बात करें, तो यहाँ पे ही लाइक्स, अब ही लाइक्स है, इसके साथ वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। ही लाइक्स हमें लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, ही लाइक्स लिखा हुआ मिला है, लेकिन इसके आगे एडिशन में कोई भी हमारे पास वर्ब नहीं है। तो वर्ब की जगह यहाँ पे क्या है? वर्ब की जगह यहाँ पे है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ की हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद क्या यूज़ हुआ? हमारा प्रेपोजिशन फॉर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमने जब जो कंसेप्ट पढ़ा है, वो कंसेप्ट भी हमें यही बोलता है कि जो भी हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में। जब देखो सेंटेंस तो हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमें दिया हुआ है। उसके बाद देयर मस्ट बी नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, वर्ब के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ही लाइक्स मी नहीं है, ही लाइक्स हिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रेपोजिशन फिक्स, अब देखो क्या यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुई है? हाँ, यहाँ पे एक प्रपोजिशन यूज़ हुई है। तो इसका मतलब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वो इस लाइक के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वर्ब होंगे जिनके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा, कुछ वर्ब के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं भी होगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि कौन कौन से वर्ब के लिए हमारा रूल एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है। फिर आती है हमारी वर्ब की बात, ठीक है। वर्ब की बात मतलब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वर्ब के साथ, ठीक है, जो भी हमारा वर्ब है वो कौन कौन सा वर्ब हमारा यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम वर्ब की बात करें तो हमारे ऑल द वर्ब्स, ठीक है, ऑल द वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो लिंकिंग वर्ब होते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के वर्ब्स होते हैं वो सारे यूज़ हुए हमें मिल सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जितने भी टाइप के वर्ब्स होते हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हों, फिर हमारे क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हों, फिर हमारे जो हैं मेन वर्ब्स वो हों, ठीक है, किसी भी टाइप का वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, बस वर्ब होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्ब हो, वर्ब की कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करता है, बस वो वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी टाइप के वर्ब्स होंगे वो सभी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ऑल द वर्ब्स, ऑल जितने भी वर्ब्स हैं सारे के सारे वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड्स। अब जो वर्ड्स हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद, ठीक है, अगर हम वर्ब के बाद की बात करें, ठीक है, तो वर्ब के बाद कौन कौन से हमारे वर्ड्स हैं जिनको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तो हमें पहले ही पता है, जो नाउन है और प्रोनाउन है ये यूज़ हो सकते हैं हमारे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर वर्ब के बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, अगर हमें कहीं पे भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना था या फिर वो सेंटेंस ऑलरेडी सही है, ठीक है। अब उसकी पहचान हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो कौन सा होगा। अगर वो यूज़ हुआ होगा ऑब्जेक्ट, तभी हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होगा, फिर इसका मतलब वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई जगह ऐसी होती है यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, उनके साथ प्रेपोजिशन भी यूज़ हुआ होता है, ठीक है। जैसे कम ऑन हो गया, ठीक है। तो हमारे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन भी यूज़ हुआ हो सकता है और आगे उनके ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज़ हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अगर उसके आगे ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई वर्ड यूज़ हो सकता है तो वो कौन सा हो सकता है, ठीक है, और कौन सा वर्ड नहीं हो सकता है यूज़, ठीक है। अब ये हम देखते हैं। तो जो भी वर्ड हमारे यूज़ हो सकते हैं उसमें से हमें सबसे पहले तो ये पता है कि हमारा नाउन तो हमेशा यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट जो हमारा नाउन है वो हमेशा यूज़ होगा, ठीक है। एवरी टाइम हमें नाउन मिल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में हमें नाउन वहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हमारा प्रोनाउन हमें मिलेगा, ठीक है, प्रोनाउन भी वहाँ पे मिल सकता है। और प्रोनाउन के कौन से केस मिल सकते हैं हमें? ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव प्रोनाउन वाले केस, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव केस और साथ में पोजेसिव प्रोनाउन वाले केस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो हमें पता है कि ये अकेले यूज़ हो सकते हैं, सेंटेंस की एंडिंग में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ये, ठीक है। और जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये कैसे, क्योंकि हमने जब प्रोनाउन स्टार्ट किया था तो जब आपको मैंने प्रोनाउन के सारे केसेस बताए थे तो उसमें हमने एक सब्जेक्टिव केस किया था, एक पोजेसिव एडजेक्टिव केस किया था, ठीक है। पोजेसिव में 2 केसेस थे, एक पोजेसिव एडजेक्टिव था, एक पोजेसिव प्रोनाउन था और एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस जो हैं ये तो डेफिनेट है कि ऑब्जेक्टिव केसेस हमारे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पोजेसिव प्रोनाउन भी होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा किसी न किसी नाउन को फॉलो करता है, ठीक है। जब भी हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हमें मिलेगा किसी भी सेंटेंस में तो वह किसी न किसी नाउन को फॉलो करता हुआ हमें मिल सकता है, ठीक है। एवरी टाइम 101% जब भी हमें हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा तो उसके आगे कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगा जिसके लिए वो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ मिलेगा हमें, ओके। तो सेकंड हमने पोजेसिव में केस पढ़ा था अपने पोजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो मैंने पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये अकेला यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये अकेला कहीं पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोनाउन है इसमें ऑब्जेक्टिव केस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा एज एन ऑब्जेक्ट और साथ में पोजेसिव प्रोनाउन वाला केस जो है वो भी हमें मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट के तौर पे तीसरा हमारा हो सकता है द प्लस एडजेक्टिव। अब आप पूछोगे द प्लस एडजेक्टिव क्यों, ठीक है। तो द प्लस एडजेक्टिव इसीलिए क्योंकि हमने जब डिटरमाइनर्स पढ़े थे, ठीक है, ये सारा आपस में लिंक हो रहा है अभी, ठीक है। जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं ना वो सारा लिंक हो रहा है। तो ये हमारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। मतलब पीसीएन क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन, ठीक है, ऐसा नाउन जिसको काउंट करने की नीड होती है, ठीक है, या फिर जिसके सिंगुलर प्लूरल बनते हैं और उस सिंगुलर प्लूरल बनने वाले नाउन का प्लूरल वाला फॉर्म, ठीक है। तो अगर हमारा द प्लस एडजेक्टिव कहीं पे यूज़ हुआ होगा, ठीक है, वर्ब के बाद, तो वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारी हो सकती है, कौन कौन से वर्ड्स हमारे जो हैं वो वर्ब्स के बाद यूज़ होंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जेरेंट, ठीक है। जेरेंट भी आई थिंक हमने बार बार इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हमने पहले भी इस वर्ड का डिस्कस शायद कर लिया है। जो जेरेंट होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जेरेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम नाउन कब लेंगे, ठीक है, इसको क्या लेंगे, नाउन लेंगे। जब भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, वर्ब के आगे यूज़ हुआ मिलेगा, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम एज ए नाउन ट्रीट करेंगे। तो एज ए नाउन इसको क्यों ट्रीट करेंगे, हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हम बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हम मतलब वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब के रूप में ही यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, अगर उसके पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है, ठीक है, जैसे हमारा गोइंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है हमारी गोइंग, ठीक है। तो गोइंग के पीछे अगर हमारा तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, जैसे इज़ हो गया, इज़ गोइंग है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइम पे ये क्या कर रहा है, ये इसकी कॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि ये क्या हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस में है, ओके। तो जब भी हमारे कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये किसका काम करती है, ये एक्शन वर्ड का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है, ये एक्शन वर्ड का काम करती है। और जो भी हमारे एक्शन वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो किसका काम कर रही है, कि एक्शन वर्ड का काम कर रही है। लेकिन अगर यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगी और इसके पीछे कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, ओके, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये एज ए नाउन यूज़ हो रही है, इसके पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी टाइप का यूज़ नहीं हुआ है, बट फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो ये उस टाइम पे क्या बनेगी हमारी, उस टाइम पे हमारी नाउन बनेगी। अदरवाइज़ अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये क्या बनेगी, ये बन जाएगा हमारा अगेन मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है, एक्शन वर्ड बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव हमारा होता है 2+v1। ठीक है, ये टी है, 2+v1। इसको मिटाई देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 2+v1। ठीक है, जब भी हमारे पास 2+v1 होता है कहीं पे, तो वो किसका काम करता है, वो भी हमारे नाउन का काम करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास फ्रेजेस हो सकती हैं। ये हम सारा वर्ब के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब के आगे जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहा है, इनको हम ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं सभी को। ये जो भी हमने डिस्कस किए ना, ये जितना भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होने वाले हैं। जो जो हमारे वर्ब के आगे यूज़ होंगे तो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की पहचान करें कि कब हम देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूज़ हुए वहाँ पे, और उस केस में हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। और अगर ये जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये नहीं होंगे तो फिर हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये सारे हम ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हमारा जो फ्रेज़ होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है। और जो हमारे क्लॉज होता है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसा होगा, अगेन हमारा नाउन यूज़ होगा। हमारा जो द प्लस एडजेक्टिव था वो भी नाउन ही यूज़ हो रहा था, बस वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं ये भी क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। ठीक है, अगर इस टाइम पे हम इन नाउन्स की बात करें कि ये इन नाउन्स को हम कौन से वाले नाउन्स बोल सकते हैं। हमने नाउन्स पढ़े ना, दो तरह के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमने पढ़ा सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल में हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल हमेशा हमारा सिंगुलर होते हैं और उनको बोलते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो है जो भी हमने डिस्कस किए हैं, जेरंड, ठीक है, जेरंड, इन्फिनिटिव्स, फ्रेज, क्लॉज, ठीक है, एक फिर से लिख लेते हैं। जो हमने डिस्कस किए, जेरंड, इन्फिनिटिव्स, फिर उसके बाद फ्रेजेस, फिर हमने डिस्कस किया क्या होगा नाउन हमारा, क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉजेस। अगर ये सभी हमारे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे होंगे और मतलब ये नाउन का काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमारा ये कौन से नाउन का काम कर रहे होंगे, ये काम कर रहे होंगे हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। अब ये आपको इसलिए बता रही हूँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ताकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करना ईजी हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि किसका काम करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का, ताकि हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो हम देख सकें कि हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सही यूज़ हुआ है या वो भी हमारा गलत यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ड्स जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम इसके, ये किस तरह से यूज़ हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हम ले सकते हैं ही लाइक्स राइटिंग। ठीक है, ही लाइक्स राइटिंग। फिर है ही इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, फिर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, आई नो हाउ टू राइट। ठीक है, आई नो हाउ टू राइट। फिर उसके बाद हम सेंटेंस ले सकते हैं, वी मस्ट हेल्प द पुअर।
ठीक है, ये हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन 4 सेंटेंसेस में हमने देखना है कि हमारे जो भी यहाँ पे क्या हमारे ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, और अगर ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं तो कौन सा वर्ड हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा ही लाइक्स राइटिंग। ठीक है, तो ही लाइक्स राइटिंग अगर हम बात करें तो ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक्स हो गया हमारा वर्ब, तो वर्ब के बाद हमारा क्या यूज़ हुआ है, राइटिंग यूज़ हुआ है। अब इस केस में ये जो राइटिंग है ये हमारे अगेन वर्ब का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, और वर्ब हमारे पास एक सेंटेंस में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एक वर्ब हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अब ये जो राइटिंग है इसकी ये तो राइट प्लस आईएनजी है, राइट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, तो इस केस में ये हमारा वर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा नाउन होगा, और नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, फिर ही इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड। अब ही हमारा क्या है, अगेन सब्जेक्ट है। इज़ हमारा क्या है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे। राइटिंग क्या है, राइटिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगी तो वो क्या करेगी, एक्शन वर्ब का काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। तो ये राइटिंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। ऑन क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। फिर द क्या है, अब ये बोर्ड हमारा नाउन है तो बोर्ड के लिए द यूज़ है, तो द क्या है, हमारा डिटरमाइनर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये सेंटेंस भी सही है हमारा। फिर आई नो हाउ टू राइट, आई सब्जेक्ट, नो क्या है हमारा, वर्ब। ठीक है, और हाउ क्या है यहाँ पे, हाउ यहाँ पे इनको रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको अभी बस यही आप समझो कि हाउ इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जो भी हमारे बताते हैं ना रिलेशन वाले हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यही मानो कि ये इन दोनों का रिलेशन बना रहा है, तो रिलेशन वाले को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन भी, डोंट वरी, टेंशन मत लो। फिर आगे क्या यूज़ हुआ है, टू राइट। अब देखो ये टू प्लस राइट क्या है, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये 2 + V1 वाला भी हो गया। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है इसका क्या है, ये टू राइट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखो वी है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है, मस्ट हमारा मॉडल है। ठीक है, हेल्प मतलब कि ये इसके लिए यूज़ हुआ है, इसके पीछे यूज़ हुआ है। ठीक है, द पुअर के लिए यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद है द पुअर। अब देखो पुअर तो हमारा है एडजेक्टिव, पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के साथ क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, बट एडजेक्टिव के साथ नॉर्मली तो द यूज़ नहीं होता, द एज ए डिटरमाइनर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। तो जब भी द प्लस एडजेक्टिव होता है तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो ये किसका काम करेगा, ये भी हमारे नाउन का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम किस किस वर्ब के साथ हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, तो ये वर्ड कुछ लिमिटेड ही हैं। ठीक है, तो ये इनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो कि इन वर्ड्स के साथ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा यूज़ मतलब इनके आगे हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ब के बिल्कुल साथ में, वर्ब के बिल्कुल एडजेसेंट में यूज़ होंगे। ठीक है, वो हैं ये वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा इन्जॉय। ठीक है, इन्जॉय के साथ यूज़ हो सकता है, इन्जॉय के बिल्कुल साथ में यूज़ हो सकता है। इसके नेक्स्ट फिर इंट्रोड्यूस के आगे यूज़ हो सकता है, एडजस्ट के आगे यूज़ हो सकता है, एक्सर्ट के आगे यूज़ हो सकता है, अम्यूज़ के आगे यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद रिज़ाइन के आगे यूज़ हो सकता है, अवेल के आगे यूज़ हो सकता है, एक्विट के आगे यूज़ हो सकता है, एवेंज के आगे यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर रिकॉन्साइल के आगे यूज़ हो सकता है, प्राइड के आगे यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट, एब्सेंट, अप्लाई, अडेप्ट, अवेलेबल, किल और टीच। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है,
अगर मैं ये एग्जांपल लिखूं, फर्स्ट एग्जांपल, ही was absent, he was absent from the क्लास। ठीक है, एक ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखना है कि सेंटेंस सही कौन सा वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लिखती हूँ, ही एब्सेंटेड himself from the क्लास। ठीक है, दो सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं थर्ड, ही absented from the class। ठीक है, फोर्थ, he killed himself, he killed himself by hanging on the rope। नेक्स्ट कौन सा वाला था ये, फोर्थ वाला। फिफ्थ, ही वॉज किल्ड। ये हमारे पास हो गए 5 सेंटेंसेस। ठीक है, तो इनमें हम देखते हैं पहले। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या है, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, किसी मैस्कुलिन के बारे में, किसी मेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्या है, क्लास से एब्सेंट था। ठीक है, वो क्लास से एब्सेंट था। तो यहाँ पे जो हमारा वॉज है, ठीक है, ये हमारा वॉज है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारे सब्जेक्ट नहीं, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके वर्ब के आगे यूज़ हुआ हमारा एब्सेंट। अब ये जो एब्सेंट है ये क्या है, तो हमने बोला था कि जब भी हमारे इज़, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इज़, आर, एम, वॉज, वर, अगर इनमें से कोई भी हमारे सेंटेंस में यूज़ होगा सब्जेक्ट के आगे, ठीक है, और उसके आगे हमारा कोई भी वर्ब नहीं होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ नहीं होगी, तो उस केस में जो ये जो वर्ड्स होंगे ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर लेंगे। ठीक है, होंगे ये क्या होंगे, ये स्टेटिव वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब होंगे, स्टेटमेंट बताएंगे हमें, लेकिन उस केस में ये खुद ही क्या बन जाएंगे, खुद ही हम इनको बोल सकते हैं, ये खुद ही मेन वर्ब बनेंगे। ठीक है, तो वॉज हमारा बेशक हमारा स्टेटिव वर्ब है, लेकिन है तो वो वर्ब की कैटेगरी को ही बिलोंग करता है ना। तो वॉज हमारा क्या है, वॉज हमारा वर्ब है। यहाँ पे वर्ब के आगे हमारे पास B1 प्लस ING यूज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी शो नहीं की हुई है, यहाँ पे हमें सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जब भी हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है और इन्फॉर्मेशन में हमारा कोई वर्ब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब को हमने वर्ब बनाया होता है हमारा, उसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं होता है, तो उस केस में जो हमारे उस हेल्पिंग वर्ब के आगे जो वर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करें, ठीक है, ये जो वॉज है, ये जो वर्ब है, अब इस वर्ब के आगे जो भी वर्ड है वो किसका काम करेगा, वो हमारे एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको, ये कंसेप्ट आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन वो वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करता है और हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होता भी नहीं है, तो उस टाइम पे जो हमारे वर्ब का काम कर रहा होता है, जो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो उसके आगे जो भी वर्ड होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा।
ठीक है। आगे ये फ्रॉम तो आपको पता है प्रेपोजिशन है, तो द हमारा डिटरमाइनर है और क्लास हमारा नाउन है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सही है, ये सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ही है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एब्सेंटेड क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, उसके बाद अब ये किसका काम करे, मेन वर्ब का काम करे। ठीक है, एब्सेंटेड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के आगे क्या यूज़ हुआ, हिमसेल्फ यूज़ हुआ। अब हिमसेल्फ किस क्या यूज़ हुआ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हिमसेल्फ क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे कि या ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है उसको ये फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जब भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो जो भी हमारा वर्ब होगा, वर्ब के आगे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा और उसके आगे हमारे पास कोई ना कोई प्रेपोजिशन हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब एब्सेंट है, एब्सेंट के आगे रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके आगे प्रेपोजिशन फ्रॉम है। ठीक है, आगे इसके आगे द क्लास है। ठीक है, तो द क्लास क्या है, हमारा नाउन है। तो अब क्या हो गया, अब एब्सेंटेड हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के आगे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे हमारा प्रेपोजिशन भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये भी हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने स्ट्रक्चर देखा कि हमारे पास पहले वर्ब होगा, वर्ब के आगे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस केस में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ वहाँ पे हो सकता है। तो एब्सेंटेड के आगे हमारा कोई भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब देखो एब्सेंटेड वर्ब है, ही का तो आपको पता है कि सब्जेक्ट है ना। तो एब्सेंटेड हमारा वर्ब है, वर्ब के आगे क्या यूज़ हुआ है, प्रेपोजिशन यूज़ हुई है। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि जब भी वर्ब के आगे प्रेपोजिशन यूज़ होगी तो उनके बीच में हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जरूर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यूज़ नहीं हुआ है, तो ये क्या है, हमने देख के बता दिया कि ये सेंटेंस गलत है। फिर ही किल्ड हिमसेल्फ बाय हैंगिंग ऑन द रोप। ठीक है, ही सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ किसके लिए यूज़ हुआ है, ही के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो किल्ड हिमसेल्फ, किल्ड मतलब वर्ब, वर्ब के आगे हमारा क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या इसके आगे हमारी प्रेपोजिशन यूज़ हुई है। तो बाय क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है। ठीक है, बाय क्या हमारी प्रेपोजिशन है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, वर्ब प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद ही वॉज किल्ड। तो यहाँ पे तो हमें सिंपल देख रहे हैं हम कि हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है हमारा, वॉज यहाँ पे हमारा वॉज के आगे तो कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ नहीं हुई है। तो वॉज किसका काम कर रहा है, यहाँ पे वॉज हमारा यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब के आगे क्या होगा, जो भी होगा वो हमारा एडजेक्टिव यूज़ होगा। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट 3। ठीक है, तो कंसेप्ट 3 हमें क्या बोलता है, कंसेप्ट 3 हमें बोलता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कभी भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके आगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कभी भी यूज़ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट ना हो ऑब्जेक्ट हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इनके आगे कोई भी जो प्रोनाउन है सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ड कौन कौन से हैं, वर्ड है हमारा कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड। ठीक है, तो अगर ये वर्ड्स हमें मिलेंगे कहीं पे वर्ब के तौर पे तो इनके आगे कोई भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड कीप yourself अवे, ये ठीक है, अवे
from bad habits। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे लिख देती हूँ। ही, सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, he hid himself in the room। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की हैं। और भी लिखने को लिख सकते हो, एनिमल्स बाथ इन द पॉन्ड। ठीक है, अब ये जो तीन एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, अब इनमें से हमने देखना है कि क्या हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है क्या वो सही दिया हुआ है या हमें वो सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो हम कंसेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा वर्ड है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट और हाइड। ठीक है, ये जो हमारे पास 8 वर्ड्स हैं, इन 8 वर्ड्स के आगे कभी भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो वर्ब है वो क्या है, कीप। कीप को एज ए वर्ब यूज़ किया है और वर्ब के आगे क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट हमने बोला कि कीप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कीप के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। ठीक है, हिड भी, हाइड हमारा था। ठीक है, कंसेप्ट 3 में हमने हाइड पढ़ा, हाइड की फॉर्म क्या होती है, सेकंड हिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हिड लिखा हुआ है, तो हिड क्या है हमारा, ये हमारा वर्ब ही है। ठीक है, तो अगर ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ तो इसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो हम हिमसेल्फ नहीं लिखेंगे, हिमसेल्फ को हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, फिर है एनिमल्स बाथ इन द रूम, इन द पॉन्ड, सॉरी। ठीक है, तो एनिमल्स कहाँ पे बात कर रहे हैं, पॉन्ड में नहा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाथ जो है, बाथ क्या है हमारा, वर्ब है और बाथ के आगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ, तो बाथ के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यूज़ नहीं हुआ, बाथ के आगे क्या लिखा हुआ है, इन द पॉन्ड। ठीक है, ये आगे क्या दिया हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई भी हमें करेक्शन करने की नीड नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये हमारा ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी हमारा सेंटेंस जो है वो सही है। ठीक है, ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन की। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को ध्यान से समझें, ठीक है, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड पे जाएं तो रिलेटिव का क्या मीनिंग है, रिलेटिव मतलब कि जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कोई भी वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में रिलेशनशिप बनाने का काम करेगा, ठीक है, किन्हीं भी दो पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करेगा, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब भी हमारा कोई भी वर्ड किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में, ठीक है, वो दो पार्ट्स मैं बताऊंगी आपको कि दो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई भी वर्ड किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में, ठीक है, सेंटेंस के किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करेगा या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप बनाएगा या फिर उनको जोड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन वही होगा जो किसी भी दो सेंटेंसेस दो पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 होगा और ये वाली साइड हमारे पास पार्ट 2 होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पार्ट 1, राइट साइड हमारा पार्ट 2, और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम करेगा एक वर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम यहाँ पे हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर्स में ही करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही समझेंगे, ताकि आप जब किसी भी सेंटेंस को देखें तो उसमें आप उस स्ट्रक्चर को फाइंड करें। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को जब आप देखें उसमें उस स्ट्रक्चर को फाइंड करें कि आपको वो स्ट्रक्चर वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जितने भी टाइप के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं सेंटेंस के, वो सारे के सारे मतलब एक ही जगह पे जुड़ जाएंगे। जब हमारी ये सारी क्लासेस, बेसिक क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी ना, तो हम सारे सेंटेंसेस के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, हमने एक एक स्ट्रक्चर अलग अलग करके पढ़ा है, लेकिन ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, एक ही फैमिली का हिस्सा हैं ये सारे के सारे, तो ये क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, अगर हम उन स्ट्रक्चर को अपने सेंटेंस में देखेंगे, तो अगर हमें सेंटेंस में उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर भी एब्सेंट मिलता है, या किसी स्ट्रक्चर में वहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिलती है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा है, ऐसा नहीं होना था, ये इस तरह से होना था। ठीक है, तो आपके लिए एरर फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको एरर फाइंड करना, या फिर आपको कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो आपके लिए वो पार्ट ऑफ स्पीच निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक सेंटेंस को कैसे पढ़ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पार्ट को, किसी भी कंसेप्ट को हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्स बना के पढ़ रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को सभी को आपने एक जगह पे नोट करके रखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर करके ऐसे ऊपर हेडिंग देनी है, और उसमें ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो लिखना है कि डिटरमाइनर के स्ट्रक्चर्स ये हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन के ये स्ट्रक्चर हैं। फिर अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस में इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे जो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट हैं वो इस जगह पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपने क्या करने हैं, अपने नोटबुक पे लिख के रखने हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको इस फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम बार बार स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक ही बार स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो वो मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करके आपको अभी बता रही हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बस इन्हीं स्ट्रक्चर्स को नोट करो, और जो भी मैं कंसेप्ट बताती जा रही हूँ उन कंसेप्ट को नोट करते चलो। ओके, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो इसको आप नोट अभी करते चलो साथ साथ में। अगर साथ साथ में नहीं करना है, समझ रहे हो आप, तो आप क्या करो, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर से वीडियो को ऑन करके, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ा के, तो उसको आप क्या कर सकते हो, फिर से उसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो या कहीं और पे देख रहे हो, कहीं किसी ऐप में देख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आजकल स्पीड का ऑप्शन हर एक जगह आपको मिल जाता है, तो स्पीड आपको उसकी बढ़ा के, ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि आप पहले देखोगे ना कि किस किस पॉइंट पे मैंने क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है जो आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो वो टाइम नोट रखना, या फिर वीडियो को फुल स्पीड में चला के, तो जो भी मेन बीच में बातें होंगी उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो वापस क्लास में ही रहते हैं। ठीक है, जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसी पे रहते हैं हम अभी। तो हमारे पास क्या होगा, पार्ट 1 होगा, कोई भी पार्ट 1 होगा, बताऊंगी पार्ट 1 क्या हो सकता है। ठीक है, वेट, पार्ट 1 होगा प्लस रिलेटिव प्रोनाउन होगा, प्लस हमारे पास पार्ट 2 होगा, या फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा और उनके बीच में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब ये जो हमने बोला पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, पार्ट 1 में हमारे पास हो सकता है, ये है हमारे पास पार्ट 1, और ये है हमारे पास पार्ट 2, और बीच में हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या हो सकता है, पार्ट 1 में हमारे पास कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी क्लॉज हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकता है। ठीक है, नॉन प्रोनाउन तो आपको पहचानने आते हैं, नॉन प्रोनाउन आप देख सकते हो कि नॉन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। क्लॉज और फ्रेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्लॉज और फ्रेज के लिए आप मेरी जो वीडियो है क्लॉजेज और फ्रेजेस की, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको क्लॉजेज और फ्रेजेस मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लॉजेज और फ्रेजेस जो हैं उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्लॉजेज और फ्रेजेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो वाली वीडियो देख लो पहले, फिर इसको यहाँ से
प्ले कर लेना, ठीक है, जहाँ पे आप पहुँचे हो अभी। ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, फिर बाद में इसको यहाँ से प्ले करके देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, क्लॉजेज होंगे, फ्रेजेस होंगे, लेकिन ये कहाँ पे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से पीछे होंगे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा पार्ट 1 है, यहाँ पे हमारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, क्लॉजेज होगा, फ्रेजेस होगा, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ओके। और जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें हमेशा हमेशा हमें कोई ना कोई क्लॉज ही दिया होगा, ठीक है। पार्ट 1 में डिफ्रेंसिएशन हो सकती है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, बट मैक्सिमम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन ही यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। रेयर केसेस में, कुछ ही केसेस में हमारे क्लॉजेस और फ्रेजेस यूज़ होते हैं, अदरवाइज हमारे नाउन और प्रोनाउन ही यहाँ पे यूज़ हुए हमें मिलते हैं, ठीक है। तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या क्लॉज होगा या फ्रेज होगा, उसके आगे एडिशन में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, और उसके आगे हमारा पार्ट 2 यूज़ होगा, और पार्ट 2 हमेशा हमेशा हमारा क्या होगा, एक क्लॉज ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा। अब एक और बात, एक आपके पास वर्ड आता है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा या कहीं देखा हुआ होगा, एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, क्योंकि जब भी कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो वो यहाँ पे एंटीसीडेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नोन या प्रोनाउन हमने यूज़ किया होता है ना, जो भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नोन और प्रोनाउन इनमें से कोई एक यूज़ होगा, क्लोजर फ्रेज नहीं होगा, ठीक है। क्लोजर फ्रेज को छोड़ के अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पीछे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने बोला ना कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट 1 में, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे जो हमने पार्ट 1 बोला, इस पार्ट 1 में आइदर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे एंटीसीडेंट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे अगर नाउन यूज़ होगा तो भी एंटीसीडेंट होगा, तभी उसको हम एज ए नाउन, मतलब ऐसे तो हम देसी लैंग्वेज में हम नाउन ही बोल देंगे, लेकिन अगर हम बात करें उसके ओरिजिनल नेम की, तो ओरिजिनली उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे अगर हमारा नाउन यूज़ होगा तो वो क्या होगा, हमारा एंटीसीडेंट होगा, उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे हमारा प्रोनाउन होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्लॉज होगा तो क्लॉज ही बोलेंगे, फ्रेज होगा तो फ्रेज ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ एडजेसेंट में नाउन यूज़ होगा या प्रोनाउन यूज़ होगा तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एंटीसीडेंट उसको बोलेंगे, ठीक है। हमेशा इसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप खुद पढ़ रहे हो तो आप इसको नाउन या प्रोनाउन भी बोल सकते हो, लेकिन अगर किसी के सामने पढ़ रहे हो तो आप इसको एंटीसीडेंट ही बोलोगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट इसका पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट कंसेप्ट, क्योंकि फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो बड़ा इजी है, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने बस जो पार्ट्स हैं उनको ही देख के बस बताना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, जब भी हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यूज़ होगा ना पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में जब भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है, तो अगर वो दो क्लॉजेस को कंबाइन कर रहा होगा, ठीक है, हमें पहले भी एक क्लॉज दिया और उसके आगे भी एक क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है, और उसको वो कंबाइन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारा पार्ट 1 में एक क्लॉज है और पार्ट 2 में भी क्लॉज है, ठीक है, लेकिन इसके ये स्ट्रक्चर पे इसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे इसके पीछे नाउन होगा तो होगा, प्रोनाउन होगा तो होगा, क्लॉज होगा तो होगा, फ्रेज होगा तो होगा, ठीक है, ये हमेशा होंगे ही होंगे, ठीक है, आइदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, आइदर क्लॉज और फ्रेज, ठीक है, ये हमारे होंगे ही होंगे। लेकिन हमने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, ठीक है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है हमने, वो क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमारा क्लॉजेस जोड़ेंगे,
क्योंकि इधर तो क्लॉजेस मिलेगा ही मिलेगा हमेशा हमें। तो अगर इधर भी हमें क्लॉजेस ही मिलेगा, पार्ट 1 में भी क्लॉज ही होगा और पार्ट 2 में भी क्लॉज ही होगा, उस टाइम पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन इनको कंबाइन कर रहा होगा, ठीक है, ये तो उनको कंबाइन करेगा ही, क्योंकि इधर क्लॉज होगा उधर क्लॉज होगा, तो हमने बोला कि जब भी दो क्लॉज होंगे उनको कंबाइन करने के लिए कोई ना कोई वर्ड यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो जब भी वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो उस टाइम पे हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे हम इसको क्या लेके चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे कंजंक्शन, ठीक है। उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, एक कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी साइड अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को कंबाइन करता है, ठीक है, नाउन को क्लॉज के साथ कंबाइन करेगा, नाउन प्लस क्लॉज का कॉम्बिनेशन बनाएगा, प्रोनाउन प्लस क्लॉज का कॉम्बिनेशन बनाएगा, या फिर फ्रेज प्लस क्लॉज का कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन जो है अगर क्लॉज को जोड़ेगा तब भी उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, प्रोनाउन और क्लॉज को जोड़ेगा तो तब भी उसको रिलेटिव प्रोनाउन ही बोलेंगे, और फ्रेज और क्लॉज को जोड़ेगा तब भी उसको क्या बोलेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन ही बोलेंगे। मतलब अगर हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेम होंगे तो बीच में जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा उसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। उस केस में उसको क्या बोलेंगे, हम कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ एक दो एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको कब कंजंक्शन बोलेंगे और कब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। सो एग्जांपल लेते हैं इसकी मैं। फर्स्ट, माय फादर हु इज़ ए टीचर My father, who is a teacher, lives in Australia. ठीक है, My father, who is a teacher, lives in Australia. ठीक है, एक और लेते हैं। सेकंड, नेक्स्ट लेते हैं। आई नो what she wanted, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, माय फादर हु इज़ अ टीचर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपको क्लॉजेस निकाला बताया था कि क्लॉजेस कैसे निकालते हैं, डिपेंडेंट कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करें माय फादर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको बीच वाले को हटा देते हैं। माई फादर, हम पहले देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा सही वाला बन रहा है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट को हम जोड़ें तो हमारा सेंटेंस सही वाला बनेगा, ठीक है। तो माई फादर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा डिपेंडेंट है, और सॉरी ये हमारा इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट कौन सा है, हु इज़ ए टीचर। अगर हम हु इज़ ए टीचर को बीच में निकाल दें तो बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा सही है, ठीक है। तो ये बीच में एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ तो ये क्या बन गया, हमारे लिए क्लॉज बन गया। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ा हुआ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, माई फादर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया हु इज़ अ टीचर, मतलब हमने जो वाला डिपेंडेंट वाला निकाला उसको मैंने साइड पे लिख लिया कि ये इतना इतना डिपेंडेंट है और आगे वाला इतना इतना इंडिपेंडेंट है और आगे वाला डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हु इज़ अ टीचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, माय फादर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग के लिए, ताकि उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, ठीक है। इनको ज्वाइन कौन कर रहा है, हु ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट में भी क्लॉज है, अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा क्लॉज है, और राइट साइड की बात करें तो वहाँ पे भी क्या है, हमारा एक क्लॉज बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा हु कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कोई रिलेटिव प्रोनाउन करेगा तो उस टाइम पे वो हमारा क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट मैंने लिखा था आई नो व्हाट शी वांटेड, ठीक है। तो आई नो, ठीक है, व्हाट शी वांटेड, ठीक है। अगर हम शी वांटेड की बात करें तो ये क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर हम आई नो व्हाट की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शी वांटेड के ऊपर कर रहा है। सॉरी, ये हमारा क्लॉज नहीं है, ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा, ये क्लॉज नहीं है, ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आई नो व्हाट शी वांटेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा ज्वाइन करने का, आई नो और शी वांटेड को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, हमारा व्हाट कर रहा है। तो शी वांटेड जो है ये हमारा क्या है, ये एक क्लॉज है। शी वांटेड का अपना मीनिंग है कि उसको पसंद है, ठीक है, सॉरी उसको चाहिए, ठीक है। इसका खुद का मीनिंग है शी वांटेड। शी मतलब शी क्या है, सब्जेक्ट, और वांटेड क्या है, हमारा वर्ब। तो जब भी हमारे कहीं पे भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो सेंटेंस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक क्लॉज बन जाता है। अगर उसके साथ दो पार्ट्स हों तो जिस पार्ट में हमारा डेफिनेट सब्जेक्ट और डेफिनेट वर्ब होता है, ठीक है, जिस पार्ट का अपना एक डेफिनेट वर्ब होता है, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक क्लॉज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हाट है ये किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के इतने जो कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट डिस्कस रखते हैं आज के लिए। आपको भी मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो लिख के देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको उतार लेना, ठीक है, और इसमें से एरर निकालने की कोशिश करना कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी इनमें से कि कौन कौन से आपके सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आप क्या करना उसको देखना कि जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, आज जो हमने रिफ्लेक्सिव के कंसेप्ट पढ़े हैं उसके बेस पे ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, आप देख लो, आप इसको कर लेना, ठीक है। देखना कि आप एरर निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते, वैसे आप निकाल लोगे, इतना तो है मुझे कि आप निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, he stopped himself from getting injured. सेकंड है आपके लिए, he stopped the car, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके लिए, they moved themselves quickly to get water from the water tanker. नेक्स्ट कितने लिखे थे, 3 लिखे थे। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स exert
themselves a lot at the time of examination. Fifth, I pride myself on being able to work smoothly under pressure टू। ठीक है, 5 हो गया आपके लिए। एक और दे देती हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। फिर हाँ, यू शुड avail of this opportunity। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको, इनमें से निकालने की कोशिश करनी है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। अगर सेंटेंस सही है फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर सेंटेंस गलत है तो आप ये निकाल के रखना कि इसमें से एरर क्या है, ठीक है, गलती कहाँ पे है, कौन सी जगह पे आपकी गलती की हुई है, और उस मिस्टेक को निकाल के लिखना भी है अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, उस मिस्टेक को निकाल के लिखना भी है। मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगी आपको पहले मैं यही एक्सरसाइज जो है ये बताऊँगी कि इसमें क्या कौन से सेंटेंस सही थे और कौन से गलत थे। ओके, तो जो इनकी मिस्टेक्स हैं वो भी मैं बताऊँगी कि किस सेंटेंस में कौन सी वाली मिस्टेक थी। तो तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को करना, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाया है प्लीज़ उसको अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ लेना और उसको नोट करके रखना अपने पास, ताकि आपको फिर से वो भूल ना सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलती हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।